एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। देखो ये तीन चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में इसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो। नींबू देखा है, नींबू यूज़ करते हो, नींबू पानी पीते हो, तो नींबू के बीच में कौन सा एसिड होता है? उसके बीच में सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज खाते हो, उसके बीच में भी कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। दही तो सभी खाते होंगे, जिसको पसंद है नहीं पसंद है, उसके बीच में प्रोबायोटिक्स होते हैं, बहुत बढ़िया होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो दही के बीच में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है ना। इन सब चीज़ों के बीच में जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं बिना जाने कि इसके बीच में एसिड्स होते हैं, और वो कौन से एसिड्स हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स, एडिबल एसिड्स, जिनको हम खा सकते हैं। और कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। बेटा अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जंक फूड के पीछे हम भागते हैं, हम लेमन फ्रूट्स इसके पीछे नहीं भागते, जंक फूड के पीछे भागते हैं। तो आपने बहुत जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और आपके पेट के अंदर क्या हो गई? एसिडिटी हो गई, आपको खट्टे खट्टे से डकार आने शुरू हो गए। तो इसके बाद क्या होगा? आप जेलोसिल लोगे या इनो लोगे। क्या, क्यों इस चीज़ को आप कंज्यूम करते हो? ताकि हम उस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर सके। कैसे? कुछ ना कुछ बेस कंज्यूम करके, जो बेसिक होता है नेचर में। तो अगर एक एसिड और एक बेस को हम मिला दें तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट सिर्फ नमक नहीं होता, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास। कॉमन सॉल्ट होता है नमक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, लेकिन हम कॉमन को हटा देते हैं और सिर्फ सॉल्ट को पकड़ लेते हैं। तो सॉल्ट जब दिमाग में आए, सिर्फ नमक को नहीं याद करना, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट। देखो आजकल बहुत ट्रेंड है कास्टिंग हैंड्स का। कास्टिंग हैंड्स मतलब आप उसके बैटर में हैंड को डिप करोगे, आपके हाथ की जो शेप है, आकार है, वो कास्ट कर लेगा, है ना। आप उसको अपने घर में सजा के रख सकते हो। उसके बीच में क्या यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। आपकी सीलिंग्स, अगर घरों में डेकोरेटिव सीलिंग्स लगी होती है, फॉल सीलिंग्स, उसमें भी क्या यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड जल्दी जल्दी खा लिया तो क्या होगा? अपने कपड़े खराब कर लिए, उसके लिए आप क्या करोगे? सर्फ को यूज़ करोगे वॉश करने के लिए। सर्फ में क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, बेसिक होता है, उसमें क्लिनजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सॉल्ट होने वाला है। केक, पेस्ट्रीज आपने देखी होंगी कि देखो इतना सा केक का बैटर लो और फ्लफी होके इतना बन जाता है अगर आप उसको अवन में रखते हो। अगर आपने कभी केक बेक किया होगा तो बेटा ये क्यों हो जाता है? दिस इज बिकॉज ऑफ उसके बीच में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो हम इसमें स्टडी करेंगे। बेकिंग पाउडर क्यों उस केक के बैटर को फ्लफी कर देता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमें ये चीज़ कौन बताएगा कि ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ बेस है? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, और सबसे बढ़िया वाला घरेलू इंडिकेटर है हल्दी, टर्मरिक। तो टर्मरिक, अगर आपके कपड़ों पे हल्दी लग जाती है, उसके ऊपर आप वॉशिंग सोडा डालोगे, जो मैंने क्या बताया, एक बेस है। अगर उसके ऊपर बेस डालते हो, इसको घर पे ट्राई भी करके देखना, वो लाल कलर में बदल जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा जब भी हल्दी के ऊपर बेस आता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी बेस डालोगे तो इसने क्या इंडिकेट कर दिया कि वॉशिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। ऐसे ही हम बहुत सारे इंडिकेटर पढ़ेंगे, जैसे लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड और भी बहुत सारे। तो आज के चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों का हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर दीक्षा कौशल, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेटा इस चैप्टर की सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें बहुत सारे घरेलू एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। आपने नींबू देखा होगा घर पे, ऑरेंजेस खाए होंगे, है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने घर में आम जिंदगी में देखते रहते हो। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट सोचने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, घर पे
ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं वन शॉट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करवा सकती, अदरवाइज आपकी ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग चली जाएगी, 4-5 घंटे की बन जाएगी। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वन शॉट्स की जो एक्सपेरिमेंट है उसी चीज़ को कहाँ पे लेके आएंगे, छोटे छोटे यूट्यूब शॉर्ट्स में या 10 मिनट कंसेप्ट में, वहां पे आपको ये डेफिनेटली करवाए जाएंगे। सो अभी देखते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद इन्हीं सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे कहां पे, प्रैक्टिकल्स में। चलो शुरू करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो 9th क्लास में आपने देखा था, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। प्योर सब्सटेंसेस दो चीजों में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स की अगर बात करें वो कहां चले जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारी चीजें आती हैं एलिमेंट्स के बीच में। अगर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स फर्दर स्प्लिट होते हैं एसिड में, बेसिस में, कहां चला गया इसका पेन, ओके, एसिड्स में, बेसिस में, अरे 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 ओके, एसिड्स में, बेसिस में एंड सॉल्ट्स में क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं कंपाउंड्स। तो देखते हैं आज इसी चीज को स्टडी करेंगे, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और जब वो मिल जाते हैं, एसिड HCl और NaOH को मिला दो तो क्या बनता है, NaCl बनता है, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में क्या बनता है, वाटर। ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एसिड एंड बेसिस को पकड़ा कैसे जाता है, कि भाई तू एसिड है, तू बेस है, ये कैसे समझ आएगा, ये हमें इंडिकेटर्स बताएंगे। इंडिकेट करना मतलब बताना कि इस साइड जाना है, उस साइड जाना है। बाइक चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, कार भी चलाते होगे शायद, है ना, तो वहां पे क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं कि यहाँ पे आपको लेफ्ट जाना है, यहाँ पे आपको राइट जाना है। तो वैसे ही हमें इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, ये आपका एसिड है और ये क्या है, आपका बेस है। तो इंडिकेटर्स बच्चे होते क्या है, इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है जो कलर को चेंज करके बताती है कि मैं आपने जिस चीज में मेरे को डाला, जो ड्रॉप है आपने डाला इंडिकेटर का, तो ये एसिड था या ये बेस था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कितने तरह के इंडिकेटर्स हमारे आसपास हमें मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, दैट इज लिटमस पेपर। भैया इसके तो बहुत ही ज्यादा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, हर चीज को देखेंगे। कैसे, नींबू सच में एसिडिक है, किसने बताया, कौन बता के गया कि एसिडिक है, लिटमस पेपर से उस चीज को चेक करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन ये आपको लैब्स में मिलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें से बेटा जो लिटमस पेपर होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, नेचुरली आता है ये, उसको उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट्स के थ्रू एंड उसको बनाया जाता है लिटमस पेपर को। जो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फिथिलीन है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ये नेचुरली नहीं आते, ये लैब्स में बनते हैं। तो अभी देखते हैं लिटमस पेपर को डिटेल में पढ़ते हैं। लिटमस पेपर बेटा एक्चुअल में तो इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। आप बोलोगे मैम हमने तो पढ़ा है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, पर्पल लिटमस पेपर तो कभी नहीं पढ़ा हमने। तो बेटा इसका एक्चुअल कलर क्या होता है, पर्पल ही होता है, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम कलर चेंज से ये पता कर सके कि रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है। आप बताओ ये एसिड है या बेस है, ब्लू जो है वो किस में चेंज हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है। आप बताओ ये एसिड है या बेस है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, पहले हम देख लेते हैं आया कहां से है। ठीक है, ये आया कहां से है, ये क्या है, लाइकन एक प्लांट है जहां से आई है डाई। लिटमस सोल्यूशन कहां से है, पर्पल डाई है, कहां से एक्सट्रैक्ट हुई है, ये लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुई है। आई थिंक इसको कई लाइचिन भी बोलते हैं, लाइकन भी बोलते हैं। तो भैया इंग्लिश की टीचर नहीं हूं मैं, तो देख लेना इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है। आई थिंक इसको लाइकन बोलते हैं। लाइकन इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। तो अब आ गए हैं बायो में, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स की डिवीजन होती है, ठीक है, उसी डिवीजन में एक डिवीजन होती है दैट इज थाइलोफाइटा। ये उस फैमिली को बिलोंग करता है, कौन सा, लाइकन प्लांट। तो उसी चीज से ये एक्सट्रैक्ट होता है। इसका कोई छोटा मोटा एमसीक्यू आ सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं लिटमस पेपर। भैया जो अभी आई है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिटमस पेपर
एक एसिड अगर आप रखोगे और उसको लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो लाल लाल कलर क्या आता है, इमोजी जो व्हाट्सएप पे यूज होती है वो भी रेड कलर की होती है, गुस्से वाली इमोजी, है ना। तो रेड जो है वो गुस्से का कलर है। और एसिड से भी ना, एसिड से पता नहीं क्यों एसिड अटैक्स वगैरह ये सारी चीजें सुन के दिमाग में एसिड से गुस्सा ही याद आता है कि किसी को गुस्सा आ गया किसी पे, ठीक है, तो एसिड, वो चीज एसिड हो गई, ठीक है। यहाँ पे एसिड है, आजकल नई टर्म नहीं चली, टॉक्सिक हो गए आप तो बहुत ज्यादा, बहुत हम बोलते हैं अरे वो तो बहुत टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप तो बहुत टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक, एसिडिक, ये सारी क्या चीजें, गुस्से वाली चीजें हैं। तो रेड से हमें क्या याद आता है, गुस्सा याद आता है। एसिड भी रेड कलर का होता है। तो एसिड करता क्या है, वो ब्लू लिटमस पेपर, एक शांत बंदा उसके पास आया है, वो एसिड इतनी फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, उस शांत लिटमस पेपर को भी, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू तो स्काई का कलर है, शांत कलर है, तो ब्लू को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, गुस्से वाले में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे आप इस चीज को याद कर सकते हो। जैसे लाल कलर किसकी निशानी है, एसिड की निशानी है, लाल कलर गुस्से की निशानी है, तो लाल कलर एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और बेस क्या है, उसका ऑपोजिट है, बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बेस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एसिड। तो आपको सिर्फ एक याद रखना है कि एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेस और साइड पे लिखा हुआ है और एल्कली। बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, बेस और एल्कली में ये डिफरेंस होता है, जो चीज वाटर सॉल्यूबल बेस होती है, अगर आपके पास सारे जितने भी बेस हैं वो सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते, बट जितने भी एल्कली हैं वो सभी बेस है। क्योंकि भाई वही चीज को डिसॉल्व करोगे ना, हमारे पास एक बेस आया, उसको पानी में सॉल्यूबल कर दिया, मतलब उसको डिसॉल्व कर दिया और वो सॉल्यूबल हो गया, उस चीज को मैं क्या बोलूंगी, ये एल्कली है, ठीक है। तो रहा तो वो बेस भी ना, है तो वो बेस भी, पर भी वो क्या बन गया, एल्कली भी बन गया। ओके, सो अभी देखते हैं इसके बाद, इसके मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रही है, हंसना मत इस चीज को सुन के। देखो, एक लड़की की शादी हुई, ठीक है, उस लड़की का पहले वाला सरनेम भी, अभी उसकी शादी हो चुकी है, इस डजंट मीन कि वो अपनी मायके से भी बिलोंग नहीं करती है, बिलोंग तो उससे भी करती है ना, मायके से भी, नो डाउट अभी वो अपने इन लॉज के घर चली जाएगी, बट बिलोंग तो उनसे भी करती है। तो अगर बेस जो है उसका मायका है, तो एल्कली क्या है, एल्कली क्या है उसका, इन लॉज है। तो अगर वो बेस है तभी वो एल्कली बन पाई, अगर वो बेस ही ना होती, वो एल्कली का मतलब पैदा ही ना होती, उसके कोई मायके ही नहीं होते, तो चीज को रहने देती हूँ, कट कर देती हूँ, गंदी एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक। नेक्स्ट आता है टर्मरिक। देखो टर्मरिक, हल्दी, हर सब्जी में यूज होती है हल्दी। तो आपने मम्मा ने ना बड़ा टेस्टी खाना बनाया, मम्मा पापा जो भी खाना बनाते हैं बहुत टेस्टी खाना बनाया, और आप इतने एक्साइटेड हो गए कि खाना अपने ऊपर ही गिरा दिया। तो अब क्या करेंगे, अभी आप खुद वैसे तो खुद ही साफ करना चाहिए आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, फटाफट किचन वॉशरूम में जाओगे और उसको साफ करना शुरू कर दोगे, जो भी दाग लगाए, क्योंकि डांट पड़ेगी आपके मम्मा से या पापा से। तो अभी आप क्या करोगे, उसके ऊपर सर्फ को लगाओगे, सिर्फ पानी से तो साफ नहीं करोगे, क्या करोगे, सर्फ को लगाओगे। तो सर्फ क्या होता है, उसमें वॉशिंग सोडा होता है, और वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चे, एक बेस होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, एक बेस होता है। अगर आपने एक्सपीरियंस करा होगा, अगर कभी इतनी कष्ट करा हो जिंदगी में, अगर नहीं करा यार आज कर लेना, धक्के से उसके ऊपर सब्जी गिराना, और सब्जी गिराने के बाद क्या करना, सर्फ से उसको साफ करना। तो आप क्या देखोगे, जो सब्जी है उसका जो टर्मरिक का कलर है, सब्जी में टर्मरिक होना चाहिए, ठीक है। टर्मरिक का जो कलर है, येलोइश कलर, जो आपकी शर्ट पे या आपकी टॉप पे लगा होगा, फिर क्या करना, उसको सर्फ से साफ करना। सर्फ क्या है, एक बेस है। तो वो जो टर्मरिक का कलर है, येलो कलर है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, धुलते धुलते थोड़ा सा रेडिश होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो फेड होना शुरू हो जाएगा। इससे हमें क्या पता लगता है, जो हल्दी होती है वो इंडिकेट क्या कर देती है कि आपने ये ऊपर जो वॉशिंग सोडा डाला वो क्या है, एक बेस है। क्योंकि हल्दी क्या करती है, बेसिक सॉल्यूशंस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। एक्चुअल में हल्दी खुद कैसे हो रही है, खुद नहीं कन्वर्ट हो रही, वो जो वॉशिंग सोडा आपने डाला ना ऊपर से, उसको कन्वर्ट कर रही है किसमें, रेडिश में। ये इंडिकेट कर रही है इस चीज को कि भाई तू क्या है, तू एक बेस है। और नेक्स्ट आता है नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास,
रेडिश कैबेज, रेड कैबेज है, ठीक है, रेड कैबेज है, रेड कैबेज जो है, रेड पत्ता गोभी, इट इज रेड इन कलर, और रेड है तो रेड में होगी ना, रेड, रेडिश कैबेज है, नाम ही उसका रेड है तो रेड में ही होगी। अभी ये क्या करेगी, अगर इसको हम एसिडिक सोल्यूशन में करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड आप डालो, ये मस्त मौला अपना बैठा है। उसके बाद आप क्या करोगे, बेसिक सोल्यूशन डालोगे, आप बोलोगे जिसको एसिड ने असर नहीं किया उसको बेस का ही का असर करेगी, बट ऐसा नहीं होता, ये ऐसा भेदभाव नहीं करते। अगर आप एसिड डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपने बेस डाला तो वो जो रेड कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसके ऊपर क्या डालोगे, एक बेस डालोगे। एसिड का कोई फर्क नहीं होगा, बेस का फर्क होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो दो बहुत मेन इंडिकेटर हैं, फर्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज, सेकंड इज फिनोल्फिथिलीन। देखो इन दोनों चीजों को स्टडी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का बच्चे कलर जो होता है वो ऑरेंज ही होता है नेचुरली। अगर आप इसमें एसिड डालते हो तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास एक बीकर में एक एसिडिक सोल्यूशन है, ऊपर से एक ड्रॉप डाली किसके, मिथाइल ऑरेंज की, जो ऑरेंज कलर का दिखता है, तो वो जो सोल्यूशन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर आप मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप डालोगे तो क्या होगा, वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं, खुद ऑरेंज कलर का होता है, एसिड आ गया तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस आ गया तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिनोल्फिथिलीन। फिनोल्फिथिलीन बहुत 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 बच्चों को ये कंफ्यूजन पता नहीं क्यों रहती है कि फिनोल्फिथिलीन का कलर पिंक होता है, ओरिजिनल कलर इसका पिंक होता है। ये कंफ्यूजन क्यों होती है, आई डोंट नो, मे बी पी से वो पिंक लगा लेते हैं बेटा, एक्चुअल में तो इसका कलर कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी दिखता है ना वैसे ही दिखता है ये। लेकिन जब आप इसके बीच में क्या डालते हो, एसिड डालते हो, तब भी ये कलरलेस ही रह जाता है, लेकिन अगर आप इसके बीच में बेस डालते हो तब जाके ये आपको पिंक कलर देता है। खुद वैसे कलरलेस है, एसिड आया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेस आया तब ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन रह जाती है बच्चों को। ओके, सो यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हो कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं NaOH के एक बीकर में। एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि अच्छे से समझा, वो ऐसे गिनती नहीं कर सकते हम मॉलिक्यूल्स की, 100 ही मॉलिक्यूल्स है, चलो एक एक मॉलिक्यूल को उठा के देखते हैं कि हाँ ये लो एक मॉलिक्यूल आ गया, भाई मॉलिक्यूल को थोड़ा ना हाथ में पकड़ सकते हो। तो 100 मॉलिक्यूल्स है NaOH के हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप फिनोल्फिथिलीन डाल दोगे तो ये पिंक टर्न कर देगा उस सोल्यूशन को, बिल्कुल, क्योंकि NaOH क्या है, एक बेस है। और उसके बाद आप क्या करो, 90 मॉलिक्यूल्स डालो HCl के। अभी क्या होगा, क्या वो सोल्यूशन पिंक कलर में रहेगा या वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं कन्वर्ट नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास, अभी भी हमारे पास उस सोल्यूशन में 10 मॉलिक्यूल्स पड़े हैं NaOH के। 90 NaOH के मॉलिक्यूल जो हैं वो तो 90 HCl मॉलिक्यूल के साथ न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 10 मॉलिक्यूल पड़े हैं जो उस सोल्यूशन को क्या कलर देंगे, पिंक कलर ही देते रहेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 90 नहीं, हमने 10 और मॉलिक्यूल डाल दिए किसके, HCl के, मतलब टोटल 100 कर दिए। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। NaOH की बेचारे की कोई अभी इज्जत नहीं रही, क्यों नहीं इज्जत रही, क्योंकि HCl ने उसको आगे ढेर लिया और सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, तो अभी इन दोनों की आइडेंटिटी नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में ये सोल्यूशन हो जाएगा कलरलेस, बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स और बढ़ा देंगे किसके, HCl के, मतलब हमने अभी क्या किया, HCl के मॉलिक्यूल 110 कर दिए, तो अभी भी क्या रहेगा, ये कलरलेस रहेगा, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में भी ये कलरलेस लेता है। उसके बाद आपने क्या शरारत करी, आपने बोला कि नहीं अभी मैं क्या करूंगा, एसिड नहीं डालूंगा, अभी मैं बेस डालूंगा। तो आपके पास ऑलरेडी 100 मॉलिक्यूल्स किसके पड़े हैं, NaOH के, आपने क्या कर दिया, इसके मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर दिया और बहुत सारा बेस उसके बीच में डाल दिया, लगा लो 150 हो गए NaOH के मॉलिक्यूल्स। तो जिस पॉइंट पे, इसको टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, हम टाइट्रेशंस करते हैं इस चीज से, जो आप बड़ी क्लासेस में करोगे। तो यहाँ पे 150 मॉलिक्यूल है किसके, NaOH के। अभी फिर से किसका पाला भारी हो गया,
कौन ज्यादा हो गया इसमें, NaOH फिर से ज्यादा हो गया, क्योंकि 110 मॉलिक्यूल तो हो चुके हैं न्यूट्रलाइज। एसिड की अभी कोई अहमियत नहीं रहेगी, एसिड तो सॉल्ट बन चुका है, एसिड नहीं रहा। अभी उसी बीकर में NaOH के मॉलिक्यूल कितने हैं, 40 मॉलिक्यूल किसके पड़े हैं, NaOH के। दैट मीन्स 150 में से 110 निकालो, कितने आ गए, 40 मॉलिक्यूल NaOH के पड़े हैं, बाकी सारे NaOH HCl के साथ रिएक्ट हो चुके हैं। तो ये NaOH की वजह से फिर से वो सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही, जब आप इस चीज को परफॉर्म करते हो ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है, अरे फिर से पिंक हो गया, अरे फिर से कलरलेस हो गया, तो मजा आता है ये चीज करने पे। लेकिन उस चीज का लॉजिक क्या है, ये है उसके पीछे लॉजिक। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स रिलेटेड टू योर स्मेल, दिस इज रिलेटेड टू योर सेंसेस ऑफ स्मेलिंग थिंग्स। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अगर उसके बीच में आप एसिड डालोगे उस तो वो कुछ डिफरेंट तरह बिहेव करेगा, बेस डालोगे तो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। तो अभी देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, अनियन एंड वनीला। अनियन की स्मेल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वनीला की स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। वनीला एसेंस जो है, मैं स्पेशली व्हेन आई बेक अ केक, तो मैं क्या करती हूँ, उसके बीच में कितनी अच्छी राइम बन गई ना, व्हेन आई केक अ बेक, सो उसके बीच में मैं क्या डालती हूँ, वनीला एसेंस, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अनियन, अनियन की स्मेल बहुत गंदी होती है। तो आप क्या करना, एक ट्रिक बताएंगे आपको अनियन की स्मेल को गायब करने के लिए। आप क्या करना, अनियन की स्मेल में बेसिक सोल्यूशन डाल देना। ठीक है, अनियन की स्मेल अच्छी नहीं लगती, बेसिक सोल्यूशन डाल देना, स्मेल ही गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी स्मेल। क्या हो जाएगी, स्मेल चली जाएगी। स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप अगर आपने बेसिक सोल्यूशन डाला है। एसिड डालने से कुछ नहीं होगा, एसिड डालोगे तो स्मेल वैसी की वैसी ही रह जाएगी, स्मेल फिर भी आप डिटेक्ट कर पा रहे हो कि अनियन है। किसी के पास जाओ, अनियन की एक्सट्रैक्ट को निकालो और उसके बीच में क्या करो, NaOH डाल दो, वो क्या हो जाएगी, स्मेल चली जाएगी। अगर आपको उसको नहीं बताना कि अनियन का जूस है या अनियन का एक्सट्रैक्ट है, बट फिर वो पी नहीं पाएगा NaOH डाल के उस चीज को, और आप अनियन के बीच में NaOH डाल दो और सामने वाले को पिला रहे हो तो गलत हो जाएगा ना वो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो बट बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं विच आर नॉट बैड फॉर योर बॉडी, तो यू कैन यूज दैट। नेक्स्ट इज वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा अनियन जो है बेस के आ जाने से उसकी अहमियत चली जाती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाता है, बेस के आने से इसकी चली जाती है स्मेल। लेकिन एसिड इसको कोई भी फर्क नहीं डाल पाता। अगर एसिड सोल्यूशन डाल दो उसकी स्मेल जो है आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे। ओके, कौन नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, बेस नहीं कर पा रहा, एसिड करवा रहा है। एसिड डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट इज एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं बेटा, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। अभी हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स कैसे होते हैं, किस किस तरह के एसिड होते हैं हमारे आसपास, हमारी डेली लाइफ में हम कौन कौन से एसिड्स को यूज करते हैं। तो एसिड जो होते हैं दैट आर सार इन टेस्ट, सार खट्टे होते हैं। नींबू इस खट्टा ना, इमली खट्टी होती है ना, तो ये सारे क्या हैं, इनके बीच में एसिड्स होते हैं। तो मैम आप तो बोल रहे हो एसिड को हम खा लेते हैं, अरे दो तरह के एसिड होते हैं, HCl को नहीं आप खा सकते, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको आप खाते हो, डेली लाइफ में खाते हो, और आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं ये सारे एसिड। इनफैक्ट जो HCl है आप वैसे तो नहीं खा सकते, लेकिन आपके स्टमक में HCl होता है, अगर वो बढ़ जाए तो आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तभी हम एक बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए, है ना। तो देखते हैं, एसिड आर सार इन टेस्ट, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट आर मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जिनको हम नहीं खा सकते, एडिबल नहीं होते ये एसिड्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक इज व्हाट, HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, HNO3। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड। देखो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो एक मिनरल एसिड ही होता है, कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड ही होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ये वीक मिनरल एसिड होता है। यूजुअली मिनरल एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो हमारा कार्बोनिक एसिड है ये क्या होता है, एक
वीक मिनरल एसिड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज अ वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये किस चीज से बना होता है, H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव से बना होता है, ठीक है। तो ये मिक्स करके क्या बना देता है, H2CO3, दैट इज carbonic acid. So carbonic acid is used in fizzy soft drinks and soda water. ये किसमें यूज किए जाते हैं, fizzy soft drinks and soda water, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक डिजोल्व्ड फॉर्म में होती है, राइट, ठीक है। इसी वजह से जब आप बहुत ही ज्यादा उसको शेक कर लेते हो तो एकदम से, इसके तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी है कि मिंटोस को बीच में डाल दो कोक की बोतल की, एकदम से ऐसे वॉल्केनो टाइप चीज आ जाती है। क्या ये सारे रिएक्शंस ही हो रहे हैं केमिस्ट्री के, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उन सारे टॉपिक्स पे भी वीडियो है, उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आए। तो बच्चों नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जिनको हम खा सकते हैं, जिसको हम खाते हैं। तो हमारे आसपास कौन सी चीजें हैं, जैसे इमली होगी, टमाटर, लेमन, ऑरेंज, ये सारी चीजों में क्या प्रेजेंट है, एसिड्स प्रेजेंट है। लेकिन वो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, जो नेचर ही हमें देती है। तो देखते हैं जो हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस चीज में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे पास विनेगर में प्रेजेंट। तो विनेगर मतलब सिरका, सिरका अपने घरों में देखा होगा, अपने घर वालों से पूछना सिरके की एक बड़ी बॉटल देना जरा, तो उसकी बॉटल को स्मेल करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी। तो वो किस चीज की स्मेल होती है, एसिटिक एसिड की स्मेल होती है। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसे हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। इथेनॉइक एसिड कहां से आया, ये चैप्टर नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एक, कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। COH वहां से आया, और ये चीज कहां से आई, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं टोटल, तो इसको हम इथेनॉइक, 2 कार्बन मतलब इथेनॉइक एसिड बोलते हैं। सो ये तो हो गया आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स का कंसेप्ट। तो एसिटिक एसिड का नॉर्मल नेम क्या है, IUPAC नेम है इथेनॉइक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। देन देयर कम सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पे देखा जाता है, हमें बोलते हैं ना सिट्रिक फ्रूट्स खाया करो, तो सिट्रिक फ्रूट्स जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ये सारे क्या है हमारे पास, जिनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड। अगर आपने कभी सुना हो कि प्रियंका चोपड़ा इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, सेलिब्रिटीज का तो सुन ही लेते हो, तो बहुत ही हमारे आसपास बहुत ही लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। क्यों नहीं पता, ये टर्म आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है। तो ये टर्म का मतलब क्या है कि उनको लैक्टोज के, लैक्टिक एसिड या लैक्टोज के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका पेट उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो इस चीज को पचा नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए वो दूध भी कैसा पीते हैं, सोया मिल्क, बादाम मिल्क, कोकोनट मिल्क, वो सारी चीजें जिसमें लैक्टिक एसिड ना प्रेजेंट हो। तो लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, दही में प्रेजेंट होता है, दही खट्टा होता है, या खट्टे दूध में प्रेजेंट होता है, ठीक है, खट्टे दूध में। नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, इमली में प्रेजेंट होता है। इमली खाई है, कितनी खट्टी सी होती है इमली, है ना। तो इमली में क्या प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड। इसी वजह से हम बोलते हैं एसिड्स आर सार इन टेस्ट, तो ये सारी चीजें खट्टी होती हैं, ठीक है। एसिड्स, टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट है, इमली में, जिसको टैमरिंड भी बोलते हैं। देन देयर कम्स ऑक्सैलिक एसिड, किस में प्रेजेंट होता है, टमेटोज में प्रेजेंट होता है, कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। देन देयर इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है, मिथेनोइक एसिड है। ये कैसा दिखता है, HCOOH, मतलब इसमें सिर्फ एक कार्बन होता है। मिथेनोइक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड जो है वो क्या करता है, हमारा किस चीज में प्रेजेंट होता है, ये आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है। जब आपको चींटी काट लेती है, वो क्या करती है, मिथेनोइक एसिड रिलीज करती है। इसी वजह से आप उसके ऊपर क्या करते हो, कोई बेस रब करते हो, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए और आप क्या हो जाओ, सेफ हो जाओ इस चीज से। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स। अभी इस चीज को, जो चीजें मैंने बोली हैं उसी चीज को दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। विनेगर हमारे घरों में उसे सिरका के नाम से फेमस है। तो विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है एंड वाटर होता है। एंड क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट इज देयर इज द सिट्रिक एसिड।
citric acid are present citric fruits such as lemon, oranges, ये सारी चीजें. Then there is lactic acid किसमें present है? सार मिल्क में या दही में present होता है क्या? लैक्टिक एसिड. और दही में कौन सी चीजें होती है? प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड. ये किसमें होता है? इमली में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैमरिंड. अभी यार इंग्लिश में है पेपर तो वहां पे इमली तो नहीं आएगा, शायद उनको तरस आ जाए तो साइड पे इमली ब्रैकेट में डाल दे, लेकिन आपको टैमरिंड याद होना चाहिए. तो टी एंड टी से याद कर लो, एक ही एसिड है टार्ट्रिक एसिड और एक ही चीज है टैमरिंड. तो उसमें टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड. तो बेटा एक और चीज है, अंगूर खट्टे होते हैं. अंगूर खट्टे किस वजह से होते हैं? अंगूर खट्टे टार्ट्रिक एसिड की वजह से होते हैं. नेक्स्ट इज टमाटोज में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. उसके बाद देखते हैं आंट स्टिंग. तो ये चीज मैंने आपको अभी बताई कि ये क्या करते हैं? मिथेनोइक एसिड रिलीज कर देती है हमारी स्किन पे. उसी की वजह से हम क्या करते हैं? उसके ऊपर एक बेस लगाते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी चीजें लगाते हैं ताकि वो चीज कवर हो सके, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर सके. मैम बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारा कुछ क्या बोल दिया आपने? आगे आने वाला है, ये सारा कुछ डिटेल में आएगा. पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये सारे सॉल्ट्स एक एक करके आएंगे आपके पास. बिल्कुल. नेक्स्ट इज एसिडिक एसिड जो है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, किसमें यूज किया जाता है? पिकल्स एंड टमेटो केचप में यूज किया जाता है, ये सिरका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर. टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर में यूज होता है. इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ बहुत डिटेल में, आपकी 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके पास होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. उसमें ये चीज फिर से रिपीट होगी, इसका 10 मिनट कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास. बेकिंग सोडा के बीच में हम क्या डालते हैं? कोई एडिबल एसिड डालते हैं. एडिबल मतलब जो चीज को हम खा सके, एडिबल एसिड डाला जाता है जो H पॉजिटिव को रिलीज करता है. तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CO2 रिलीज कर देते हैं. और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जब हम केक को बेक करते हैं, बीच में बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड. और एडिबल एसिड कौन सा है? टार्ट्रिक एसिड है. इन दो चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो CO2 रिलीज हो जाती है. जब ये दो चीजें, दैट इज बेकिंग पाउडर, उसको पानी में डाला, फिर उसको माइक्रोवेव में रखा या अवन में रखा, अभी केक को बेक होने के लिए रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद केक फ्लफी हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? इसी रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसको उड़ना है, उसको नहीं रुकना. तो ये क्या करेगी? चलती जाएगी, उड़ती जाएगी. तो उड़ते उड़ते क्या करेगी? अभी सॉलिड पार्टिकल्स का क्या करे? वो थोड़ी ना उड़ना शुरू कर देंगे, वो तो वहीं पे बैठे रहेंगे. तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं? फ्लफी हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलने की कोशिश कर रही है. तो सॉलिड पार्टिकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करवा देती है, उसके बीच में स्पॉन्जीनेस ला देती है. स्पॉन्जीनेस एज इन कि एयर के जो पास होने की वजह से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की पास होने की वजह से वो फ्लफी हो जाते हैं. इसीलिए केक, पेस्ट्रीज, ये सारी फ्लफीनेस शो करती है. अदरवाइज तो बैटर आप इतना डालोगे तो केक इतना निकल के आएगा. रीजन इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? जिसमें मिनिमम वाटर हो, पानी उसमें मिनिमम होगा. जितना पानी कम होगा उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा. डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? जितना आप उसमें पानी डालते रहोगे वो सोल्यूशन उतना ही ज्यादा डाइल्यूट होता रहेगा. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स. जिसमें ज्यादा पानी है वो डाइल्यूशन में है, डाइल्यूटेड एसिड है. जिसमें पानी कम है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है. सो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पास कि कौन सा तरीका सही है. आपके पास एक बीकर है, आपने उसके बीच में HCl डाला, ठीक है. उसके बाद आपके पास पानी है अनदर बीकर में. अभी आपने इन दोनों चीजों को मिक्स करना है. आप कैसे मिक्स करोगे? क्या आपको एसिड के बीच में पानी का बीकर डालना चाहिए, मतलब पानी डालना चाहिए, या आपको पानी के बीच में एसिड डालना चाहिए? विच इज द राइट प्रोसेस? अब बोलोगे क्या ही फर्क पड़ता है मैम इस चीज में, बट इसमें बहुत फर्क पड़ता है. फर्क क्या पड़ता है इसमें कि अगर आपके पास एक एसिड का बीकर है, HCl में आपने क्या किया? पानी डालना शुरू कर दिया ऊपर से, तो अभी क्या होगा? बहुत सारा एसिड पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना. तो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है इसमें. तो दैट मे बी डेंजरस फॉर योर बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, आप उस टाइम कोई और तो नहीं आपके हाथ से करेगा ना, आप खुद ही उस चीज को करोगे. तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट थिंग, व्हेन यू आर पुटिंग
वाटर इन एसिड, तो वहां पे क्या होगा, आपके फेस पे आ सकता है, जो भी एक्सप्लोजन होगा, हीट जो प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, आपके फेस पे आ सकता है। सो उस चीज के बचने के लिए हम क्या करेंगे, पानी के बीच में एसिड डालेंगे। आपके पास पानी का बीकर है, उसके बीच में आप एसिड डाल रहे हो, पहले आपने 2 ड्रॉप डाली, तो थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। पानी और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब क्या होगा, उस रिएक्शन में थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी, फिर से आपने 2 ड्रॉप एसिड डाला, फिर से थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई। दैट इज नॉट डेंजरस फॉर योरसेल्फ, है ना। बट अगर आप बहुत सारे एसिड में पानी का एकदम से डाल देते हो, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टिरिंग। स्टिर करते करते साथ में करना चाहिए, ताकि पहले जो आपने स्टिरिंग करी उससे एसिड और वाटर रिएक्ट हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा सा हो गया, फिर से आपने डाला, फिर से स्टिरिंग करी, फिर से उसमें रिएक्शन हो गया। तो ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट इज एसिड्स विद मेटल। एसिड्स विद मेटल हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा है, एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं या मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो मेटल ले लेते हैं, सोडियम एंड एसिड ले लेते हैं HCl, ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। तो Na क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। साथ में ये जो H पॉजिटिव है, एक और H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, H2 गैस बना देगा। ओके, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास जिंक मेटल है, जिंक मेटल के साथ एक एसिड रिएक्ट करवाया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसके साथ रिएक्ट करवाया और साथ में आपके पास क्या बन गया, ZnSO4 विच इज अ सॉल्ट एंड देन रिलीज ऑफ H2 गैस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस रिएक्शन का, देखो ये रिएक्शन हमने पढ़ा, लेकिन हमारी जिंदगी से इसका क्या रिलेशन है। वैसे हमारी जिंदगी में, आम जिंदगी से, डेली लाइफ से क्या रिलेशन है। आप दही खाते हो, है ना, दही खाते हो, लेमन का जूस जो है वो कभी निकालते भी होगे, लेमन वाटर भी पीते होगे। तो वो चीजें आपको, चलो लेमन वाटर तो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, हमने पानी बहुत डाला होता है, नींबू थोड़ा सा ही डालते हैं उसके बीच में, है ना, तो वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा मेटल के साथ। लेकिन आप कर्ड को अगर डाल रहे हो, जो सार फ्रूट्स होते हैं, सार फूड मतलब जो एसिडिक होते हैं आपके पास, ठीक है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो जो एसिडिक चीजें हैं उनको अगर आप मेटल कंटेनर्स में रखते हो, वो उनके साथ रिएक्ट तो करेंगी। एसिड है, मेटल मिल गया, उसके साथ रिएक्शन कर जाएंगी, और रिएक्शन के बाद क्या होगा, आप उसको खा लोगे, तो वो चीजें आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। इसीलिए आपको इन सब चीजों को शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, ये सारा रीजन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल मतलब Na, कार्बोनेट इज व्हाट, CO3, 2 नेगेटिव होता है कार्बोनेट, तो उसका 2 नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसका +1 यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं वैलेंसीज एक्सचेंज कर रही हूँ। इसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने 9th चैप्टर में देखा था कैसे फॉर्मूलाज बनाते हैं। अगर आप भूल गए हो इस चीज को, तो आशु सर ने आपके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाई है 10 मिनट्स के लिए, आप उसको जाके देख लेना, रिविजन हो जाएगी आपकी। ओके, सो ये क्या है, Na पॉजिटिव है आपके पास, 10 CO3 2 नेगेटिव है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या आ गया, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट। एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये Na पॉजिटिव ये Cl के साथ चला जाएगा, ये बना देगा NaCl, और इसके साथ CO2 रिलीज कर देगा एंड वाटर रिलीज कर देगा। ओके, सो यहां से CO2 आ जाएगी, इसका इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बन जाएगा। ये आयंस अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, तो आपस में मिलके NaHCO3 बना देंगे। इसका रिएक्शन होगा किसी एसिड के साथ, साथ में क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देगा।
तो कहने का तात्पर्य ये है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे एंड वाटर को बना देंगे। ये तीनों चीजें बनेगी जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विद, ओके सो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल करवाई वही सेम चीज है। Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपने चैप्टर 1 में सीखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करके NaCl वही सेम चीज रिपीट हुई है। ये वो दोनों सेम रिएक्शंस है जो अभी मैंने आपको लिख के बताया। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन मार्बल। देखो ये तीनों चीजें हमारी आम जिंदगी में हम देखते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये तीनों कौन सी इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? इन तीनों की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, Ca2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव बन के मिल जाता है CaCO3। क्या है इसकी कैल्शियम कॉम्पोजिशन? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इवन दी एग शेल्स, जो एग शेल्स होते हैं वो भी किस चीज के बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, समवन इज सफरिंग फ्रॉम, कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे बात हो रही थी ना, तो यही उन्होंने बताया है कि कैल्शियम, अरे एक मिनट, ये आगे आएगी चीज, रुक जाओ थोड़ा सा थम जाओ। ओके सो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी बात कर रहे थे, अभी ये बोल रहा है एसिडिटी के बारे में। ओके सो यार देखो, हमारी स्टमक में क्या होता है? HCl एसिड होता है ना, HCl एसिड है। तो मैम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी स्टमक में है, ऐसे तो स्टमक गल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। स्टमक की लाइनिंग होती है जो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। बट क्या होगा ना, इस एसिड का क्या फायदा है? जब भी आप खाना खाते हो तो उस चीज को पचाता कौन है? ये एसिड हेल्प करता है उन चीजों में, ठीक है। पर अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खा लेते हो, जंक फूड बहुत ज्यादा खा लेते हो, तो क्या होगा? आपको एसिडिटी फील होती है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि खट्टे से डकार आ रहे हैं, या ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आपको फील होती है, तो आपकी इनो आती है, आपने एड्स में देखा होगा, इनो लेते हैं, है ना, या आप कोई एंट एसिड लेते हो, तो उन्हीं चीजों में क्या आता है, हमारे पास एक चीज होती है बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज किया जाता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये बेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है? ये बेस होते हैं, और इसीलिए हम इसको लेते हैं ताकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये गलत स्लाइड में आ गया ये वाला चीज तो, बट हाँ मैंने आपको बता दिया क्या इसका रीजन है। यहाँ पे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के पे थे हम इस टाइम पे। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के आगे रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है। देखो अगर आपने लाइम वाटर से क्या पास की? कार्बन डाइऑक्साइड पास की, आपके पास क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिर वो जो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बना है, वही दो चीजें क्या होंगी? यही दो चीजें आपकी रिएक्ट करके क्या बना देंगी? उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी पास हो रही है, ठीक है। आपके पास लाइम वाटर है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हो उसमें से, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी पास हो रही है, तो उसके प्रोडक्ट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और साथ में क्या बना देंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बना देंगे। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आता है आगे एसिड रिएक्ट विद बेसिस। ये तो बच्चा बहुत ही मतलब बहुत बार करी है ये तो रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा बार करी है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होता है। अभी मैंने आपको वो चीज बताई कि पेट में एसिड बन जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं? ऊपर से हम क्या डालते हैं अपने पेट में? क्या करते हैं? बेस डालते हैं। कोई भी बेस हो सकता है, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा एज इट इज नहीं करते, ठीक है, उसके आगे मिक्सचर्स में करते हैं, बट बेसिक चीज होती है, जेलुसिल आती है, दैट इज ऑल्सो अ बेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेस होती हैं जो हमारे स्टमक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड के साथ बेस मिला तो उसके बाद उसने क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया। कैसे? देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे ये किस चीज में टूटा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये किस में टूटा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखो
यहाँ पे क्या होगा, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के पास चला जाएगा, NaCl बना देगा, ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव के पास चला जाएगा, वाटर बना देगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे प्यारा रिएक्शन है, ज्यादा कुछ इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे एसिड्स। तो देखो ये रहा एसिड और मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया CuO, एसिड ये लिया ली, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन बेटा वही सेम चीज हो रही है, आयंस में उसको स्प्लिट कर लो एंड वहां पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे ये रिएक्ट करेगा। ये आपस में क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे और यहाँ पे ये CuCl2 बन जाएगा। वाई CuCl2? बिकॉज यहाँ पे कॉपर की वैसे तो 2 वैलेंसीज होती है, कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस कॉम्पोजिशन से आपको क्या पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव होगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसे ही बनेगा ना ये, तो कैसे बनेगा, Cu2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये CuCl2 बन जाता है, साथ में वाटर बन जाता है, ठीक है। वही सेम चीज है, अगर मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। पीछे रीजन क्या है बच्चे, कि हमारा जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक ही होता है नेचर में, ऐसे इस चीज को याद कर लो। एसिड जब भी बेस के साथ करता है सॉल्ट एंड वाटर बनाता है और मेटल ऑक्साइड भी ऐसा ही करता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक होता है नेचर में। और रिएक्शंस लिखने तो मैंने आपको बता ही दिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बनाने आते हैं बहुत इजी रहेगा आपके लिए रिएक्शंस को लिखना। Next is just like metal oxides, the metal hydroxides are also basic in nature। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने metals and non metal चैप्टर में बहुत डिटेल में देखा है कि क्यों मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी क्या होते हैं, बेसिक ही होते हैं नेचर में। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई, एंटासिड बेटा डाइजेशन हो गई, डाइजेशन खराब हो रही है, एसिडिटी हो गई, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो एंड वन ऑफ देम इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? विच इज यूज टू रिमूव इनडाइजेशन, अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, ये क्या है, एक यहाँ पे ये चीज क्यों डाली है मैंने, ये इसलिए डाली है क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एक बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, बेकिंग सोडा भी बेसिक था नेचर में। और बेकिंग सोडा का क्या होता है, बेकिंग सोडा इज बेसिकली, वो आपको सॉल्ट्स में प्रॉपरली 10 मिनट कंसेप्ट्स के अंदर आएगा, प्रॉपरली आपको डिटेल में समझाया जाएगा बेकिंग सोडा क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वो रिएक्ट कैसे करता है चीजों में और उसे यूज कहाँ कहाँ किया जाता है हमारी डेली लाइफ में। ओके सो this is magnesium hydroxide which is basic in nature. It reacts with excess of hydrochloric acid present in stomach and neutralize it। वही reaction show करता है जो हमने यहाँ पे देखी है मेटल ऑक्साइड, वैसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब कि ये हमारी करोड, हमने रस्टिंग में कोरोजन देखा था, ठीक है, कोरोजन क्या होता है, खराब कर देना उस चीज को, ठीक है। तो वैसे ही बच्चा अगर आप अपनी स्किन के ऊपर एसिड को फेंक लेते हो, गलती से भी लैब में ऐसा हो जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, आपकी स्किन खराब हो सकती है पूरी जिंदगी के लिए। तभी एसिड अटैक्स वगैरह सुने होंगे ना, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है जो भी लोग इसको करते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी स्किन जल जाती है, स्किन मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो बच के रहना है, लैब में भी एसिड से बच के रहना है, कुछ शरारतें नहीं करनी, ये शरारतों वाला काम नहीं है, एसिड्स के साथ शरारतें नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, द मिनरल एसिड कॉज स्वीयर बर्न्स, जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्वीयर बर्न्स हमारे
स्किन पे लेके आ सकते हैं। मिनरल एसिड्स कौन से थे, जैसे HCl, H2SO4, बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स तो हमारे बेचारे बड़े ही वीक होते हैं। सिट्रिक एसिड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस बड़े अच्छे होते हैं ये तो हमारे लिए, है ना। क्यों अच्छे होते हैं, दही खाते हैं हम, ये सारे फ्रूट्स, इमली, ये सारी चीजें हमारे लिए बेटर होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। हम यहाँ पे मिनरल एसिड्स की स्वीयर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। अंदर तो तुम लेके ही नहीं जा सकते, मर जाओगे उससे, तो बहुत पंगा हो जाएगा। मतलब यू कांट इवन इमेजिन दैट, है ना। तो आपकी स्किन पे हल्का सा एसिड भी ड्रॉप भी गिर गया तो आपकी मतलब हालत बुरी हो जाएगी इस चीज में। तो ऑन द स्किन एंड अटैक ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, ठीक है। तो इन सभी चीजों को क्या हो जाती है, कोरोड कर देती है, खराब कर देती है। अगर वो किसी मेटल सरफेस या किसी भी चीज पे भी पड़ जाए वो एसिड, उस चीज को भी खराब कर देगा, जिसके साथ वो रिएक्शन शो करता है। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, अगेन वही चीज आ जाती है, मेटल कंटेनर्स में इसको स्टोर नहीं किया जाता। स्ट्रॉन्ग बेसिस और अल्कलीज, देखो बच्चा अल्कलीज और बेसिस क्या होते हैं। बेस क्या होता है, जैसे NaOH, ठीक है, ये बेस है। सभी चीजें जो हमारे पास बेस है, उनमें से बेस में से जो चीज पानी में सॉल्यूबल हो जाती है, घुल जाती है, उसी बेस को हम एल्कली बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको हमेशा देखिएगा ब्रैकेट्स में एल्कली लिखा होता है। The strong bases or alkalis such as sodium hydroxide are also very corrosive, ये भी बहुत corrosive होते हैं। कहता सिर्फ एसिड्स ही नहीं गुस्से वाले होते, बेस का ऐसे इसको लाइटली नहीं ले लेना कि NaOH है इसको तो बड़े आराम से यूज कर लोगे, ऐसा नहीं सोचना। NaOH is also dangerous for you because they are also corrosive, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते। सो What do all acids have in common? सभी एसिड्स के बीच में कॉमन क्या होता है, क्यों हम इसको कंसिडर करते हैं एक फैमिली में, है ना। तो हमारा, जैसे मेरा सरनेम है कौशल, तो मेरी फैमिली में सभी का सरनेम है कौशल, तो हम में क्या चीज कॉमन है, हमारा सरनेम कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फैमिली में कौन सी ऐसी चीज कॉमन है जो इन सभी को एसिड्स की कैटेगरी में लेके आती है। सो देखते हैं, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट, ये किसमें टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, किसमें टूट जाता है, ये टूट जाता है H पॉजिटिव एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अनायन होगा उसमें टूट जाता है। जैसे अगर आपके पास हो H2SO4, तो ये किस चीज में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। इसकी बैलेंसिंग के लिए ऐसे लिख देते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चा, सारे एसिड्स जो होते हैं वो डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इन्होंने H पॉजिटिव आयन देना है। तो जब ये एसिड्स, इसका जो H पॉजिटिव आयन है, देखो पानी में डिसोसिएट होते हैं। आपके पास एक बीकर है, ठीक है, आपने पानी रखा हुआ है इसके बीच में, आपने क्या डाला, एसिड डाला। यही सही तरीका है एसिड डालने का पानी में, ठीक है। तो ऐसे आपने इसके बीच में क्या डाला, एसिड डाला। अभी क्या हुआ, इसमें पानी के तो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं ना, H पॉजिटिव तो रिलीज हो गया, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स तो पड़े हैं, पानी में जाके वो आयनाइज होता है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी मिलके क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव। इसी वजह से कहीं पे H पॉजिटिव लिखा हो या H3O पॉजिटिव लिखा हो, दे आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम ही चीजें हैं। ये हमारा हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, और ये क्या है आपके पास, हाइड्रोनियम आयन है। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं क्योंकि एसिड को पानी में डाल के ही आयनाइज हुआ, आयनाइज होकर उसने H पॉजिटिव दिया, और H पॉजिटिव पानी में वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, H3O पॉजिटिव बना देता है। तो जहां पे H पॉजिटिव हो रहा होता है ना यूज, उसकी जगह आप H3O पॉजिटिव भी यूज कर सकते हो। ओके, सो in the presence of hydrogen ions which gives an acid solution its acidic properties. okay, so कहता है इसकी acidic properties किसकी वजह से होती है, H पॉजिटिव की वजह से ही होती है इसकी acidic properties सभी acids की। ओके, नेक्स्ट इज एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलता है एसिड सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए, फ्री आयंस चाहिए, ठीक है। तो फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, अगर फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप
यहाँ पे आता है ग्लूकोज एंड अल्कोहल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। आपके दिमाग में होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए H पॉजिटिव आयन होना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों के फॉर्मूलाज में H पॉजिटिव, H पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, H एटम होता है, लेकिन वो एटम फर्दर डेसोसिएट नहीं होता। मैंने क्या बोला, एसिड्स के लिए डेसोसिएशन करके H पॉजिटिव देना जरूरी है। उसके अगर फॉर्मूले में H है तो दैट डजंट मीन कि वो डेसोसिएट होके H पॉजिटिव देगा ही देगा, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो H पॉजिटिव नहीं देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला आप फर्दर क्लासेस में जाके देखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर आएगा ये, तो इस चीज को मैं वहां पे छोड़ देती हूँ। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, दो इसके फॉर्मूले में H एटम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अल्कोहल भी क्या करता है, H पॉजिटिव नहीं देता, ये OH नेगेटिव दे देता है। इनफैक्ट तो ग्लूकोज जो होता है वो H पॉजिटिव आयन नहीं देता, दो उसके फॉर्मूला में H एटम्स होते हैं। सेम विद अल्कोहल, वो H पॉजिटिव आयन नहीं देता, दो उसके फॉर्मूला में H होता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन, वो सेपरेट होके डेसोसिएट होके H पॉजिटिव नहीं देता। इस चीज को याद रखना है। दो ऑल द एसिड्स कंटेन, इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, घरेलू एक्सपेरिमेंट आप देखना, दो वायर्स को डिप करना किस सोल्यूशन में, ग्लूकोज सोल्यूशन में, चीनी डाल लेना, उसमें मिक्स कर देना, ग्लूकोज सोल्यूशन में ग्लूकोज डाल देना, उसमें मिक्स कर लेना। आप क्या देखोगे, वहां पे बल्ब नहीं ऑन होगा, स्विच मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप उसके बीच में क्या डालते हो, ग्लूकोज डालते हो, और अगर आपके घर में अल्कोहल है तो कर सकते हो ट्राई, वो भी करो ट्राई, मैं नहीं रोक रही आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो अपने घरेलू एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयन इन इट। मैंने बता दिया आपको, आयंस की वजह से करता है, और एब्सेंस ऑफ आयंस किस में नहीं होते, ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन में, इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये मत समझना कि मैंने इस चीज को गलत बोला हो, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में आता है डिस्टिल्ड वाटर। दोबारा हेडिंग बोल रही हूं मैं। ओके, डिस्टिल्ड वाटर, बेटा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी कहता है अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स नहीं होते, ठीक है, मतलब फ्री आयंस नहीं होते, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, इसमें नहीं होता, इसमें मिनरल्स नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, किस चीज में कार्बोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो रेन वाटर। ओके, सो रेन वाटर, बेटा एसिड रेन तो आपने सुनी होगी कि एसिड की वजह से, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना कि हमारे आसपास अगर जितने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होंगे वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगे और वो एसिड, रेन को एसिड बना देंगे, है ना। तो रेन वाटर में कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड विच इज अ वेरी वीक एसिड, बट क्योंकि वो एसिड है तो उसके पास आयंस भी होते हैं, चाहे वीक है बट एसिड तो है ना। अगर वो वीक है डजंट मीन कि वो एसिड नहीं है। तो हमारा मेन काम क्या है कि उसको H पॉजिटिव को रिलीज करना है। तो अगर वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा, कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड और किस चीज में होता है, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है कार्बोनिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर। कहता एब्सेंस, अगर पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, अगर आपके पास सिर्फ HCl है, सिर्फ HCl है, पानी नहीं है उसके अंदर, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, वो फर्दर डेसोसिएट नहीं करेगा, वो फर्दर क्या नहीं देगा, फर्दर H पॉजिटिव आयन में डेसोसिएट नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। ड्राई HCl गैस जो होती है डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन, ड्राई मतलब जिसमें मॉइस्चर नहीं है,
सो इट डज नॉट शो, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करती है। HCl गैस कहता है अगर हमारे पास ड्राई हो, गैस हो, तो यहाँ पे क्या करेगी ये, सो यहाँ पे ये ड्राई नहीं है, यहाँ पे ये मॉइस्ट होगी। एक मिनट, यहाँ पे इस चीज को करेक्ट कर लेते हैं। I don't know what happened. Okay. So यहाँ पे HCl गैस जो है यहाँ पे मॉइस्ट होगी। सपोज कर लो आपके पास एक बीकर है, HCl गैस ड्राई आउट हुई, वहां से ड्राई HCl गैस ही निकल रही है। आप क्या लेके आए, लिटमस पेपर लेके आए, उसके पास ब्लू लिटमस पेपर लेके आए। अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। बट क्योंकि वो ड्राई है तो वो ब्लू से रेड में चेंज नहीं होगी। जब आप उस लिटमस पेपर को थोड़ा सा मॉइस्चर दे दोगे, गीला कर दोगे, तो क्या होगा, वो गैस क्या करेगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगी। दैट मीन्स कि जो एसिड है वो ड्राई होके, जब उनके पास पानी नहीं है, वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते। जब वो मॉइस्ट में होते हैं, उनके पास पानी होता है, वो H पॉजिटिव दे देते हैं। और उसी H पॉजिटिव वो क्या करता है, फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करके H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। हाइड्रोनियम आयन एंड H पॉजिटिव आयन आर वन एंड द सेम थिंग। इसी वजह से हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव एंड हाइड्रोनियम आयन को सेम ही, चाहे H पॉजिटिव लिखा हो चाहे हाइड्रोनियम आयन लिखा हो, हम उसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। क्योंकि अगर H पॉजिटिव हो रहा है तो उसमें पानी तो जरूर होगा उस एसिड में। अगर पानी होगा तो H पॉजिटिव पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन ही बनाएगा। ये मैंने बात 3-4 बार रिपीट कर दिया, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई हो क्यों हम इन दोनों चीजों को मतलब इन दोनों चीजों में भेदभाव नहीं करते। हम इन दोनों चीजों को सेम ही रखते हैं कि हाँ, चाहे H पॉजिटिव लिखे H3O पॉजिटिव लिखे, सेम ही चीज है, कोई इस चीज को गलत नहीं करेगा आपकी। ओके, देन देयर आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल आयनाइज हो जाते हैं, बिल्कुल ही। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स रखे हैं किस चीज के, HCl के, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डेसोसिएशन में 100 के 100 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो H पॉजिटिव एंड 100 Cl नेगेटिव में डेसोसिएट हो जाएंगे कंप्लीटली। एक भी ऐसा HCl मॉलिक्यूल नहीं रह जाएगा जो डेसोसिएट नहीं होगा। ओके, दिस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, ऐसे हैं, ये टोटली आयनाइज हो जाते हैं, टोटली डेसोसिएट हो जाते हैं। ओके, तो इन तीनों का फॉर्मूला मेरे को अभी लिख के बताओ क्या होता है। इसका तो बता देती हूँ, HCl, इसका क्या है, H2SO4। बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था। अब इसका फॉर्मूला अभी मेरे को लिख के बताओ। ओके, चलो, आई होप सो लिख दिया होगा, जिनको आता होगा उन्होंने लिख दिया होगा, ठीक है। जिनको नहीं आता वो भी देख लो। HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। बच्चा अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आता है वीक एसिड्स, कमजोर से एसिड्स, जिनमें इतनी जान नहीं होती कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक हो जाए, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसके आयनाइज हो जाए, मतलब पार्शियली आयनाइज होता है, टोटली आयनाइज नहीं होता। अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, मैं एक ले लेती हूँ आपका एसिड CH3COOH, जो बड़ी क्लासेस में बहुत ही ज्यादा ये रिएक्शंस यूज होंगे। CH3COOH जो है आपका क्या है, एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। 100 इसके मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये पॉसिबल है कि 50 किस में कन्वर्ट हो जाए, CH3COO नेगेटिव, देन हमारे पास 50 H पॉजिटिव बन जाए और हमारे पास 50 मॉलिक्यूल जो हैं वो एज इट इज रह जाए किसके, CH3COOH के। तो राइटिंग का यार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो देख लेना, ये 50 ही है, ये भी 50 है, मतलब मैंने पार्शियली इसको डेसोसिएट किया है, कंप्लीटली सभी मॉलिक्यूल्स को डेसोसिएट नहीं किया। देन देयर कम्स बेसिस। तो एसिड्स हमने अभी फिनिश कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिस क्या होते हैं बेटा, जैसे एसिड जो थे खट्टे थे, सार इन टेस्ट, तो ये क्या है, दे आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या है, कड़वे हैं टेस्ट में। कैसे हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं ये। तो बेसिस चेंज द कलर फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू। जब हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा तो आपको बताया था कैसे रेड लिटमस ब्लू होता है और ब्लू लिटमस रेड होता है, और कौन कौन से और डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, हमने उन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था। तो मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। तो कहता है मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स दोनों क्या होते हैं, दोनों ही बेसिस होते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों ही बेस होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में इसके रिएक्शंस भी आएंगे आपको। वाटर सोल्यूबल बेसिस एल्कलीज, ये आपको पहले ही बता दिया। क्या बताया था मैंने,
सुनिए, जो भी बेस पानी में सॉल्यूबल हो जाता है वो ही बेस को हम क्या नाम देते थे, एल्कली। मतलब सारे के सारे बेस जो हैं वो एल्कली नहीं है। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, सारे के सारे जो बेस हैं वो एल्कली नहीं है। बट ऑल एल्कली, जितने भी एल्कली हैं, आर, वो बेस होते हैं। जितने भी एल्कली हैं हमारे पास वो एक्चुअल में बेस ही थे, बट क्योंकि वो पानी में सॉल्यूबल हो चुके हैं इसलिए अभी हम उनको एल्कली बोलना शुरू कर गए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जैसे एसिड्स थे वो क्या करते थे, H पॉजिटिव रिलीज करते थे, तो बेस क्या करते हैं, ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या होता है ये, OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड आयन। अ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि सारे के सारे बेस हो या अल्कली हो वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। स्ट्रॉन्ग नहीं, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग है कुछ वीक है। तो हमारे पास ये क्या है, सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी, बेसिस की। ओके, जो हमारे पास OH नेगेटिव देती है। यहाँ पे भी क्या है, OH नेगेटिव निकलता है, यहाँ पे भी OH नेगेटिव आएगा, इससे भी OH नेगेटिव आएगा, यहाँ से भी OH नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से भी OH नेगेटिव आ रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं किस चीज में, पानी में, दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जो टोटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज किस चीज में हो जाते हैं, डबल एरो नहीं लगाना इसमें, सिंगल एरो आएगा। सो दिस इज NaOH, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो चुका है तो ये रिवर्स में नहीं होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, Na पॉजिटिव दे देगा एंड OH नेगेटिव दे देगा, सारे के सारे NaOH आयंस इसमें स्प्लिट हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा हमारे पास OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जो टोटली कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं टू गिव OH नेगेटिव आयंस। देन देयर आर वीक बेसिस जो पार्शियली आयनाइज होते हैं टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब अगर हमारे पास 100 किस चीज का, NH4OH का देख लेते हैं, ये क्या है, एक वीक बेस है, NH4OH है। आपके पास यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके पास 100 के 100 OH नेगेटिव नहीं आएंगे, आपके पास हो सकता है 100 से तो कम ही आएंगे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली। पार्शियली मतलब पूरा उसकी तरफ नहीं है, आधा अधूरा है। ठीक है, पूरा साथ नहीं दे रहा आपका। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बच्चा ये अभी हमने मोस्टली करी हुई है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। दे आर सोपी टू टच। बेटा देखो, वॉशिंग सोडा, इसको कैसे याद रख सकते हो, वॉशिंग सोडा आपको आएगा अभी। वॉशिंग सोडा जो है वो कपड़े धोने में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेस ही होता है, राइट। तो वो क्या होता है, सोप वाली फीलिंग देता है हमें, सोपी टच होता है। तो वैसे ही जो सोप, जो बेसेस होते हैं, अगर आप उनको किसी लाइट से बेस को अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको ये फील होगा कि दे आर वेरी स्लिपरी एंड सोपी टू टच। ठीक है, जैसे सोप होता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस प्रूफ, बिल्कुल, ये हमने इंडिकेटर्स में पढ़ा हुआ है। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, ये भी आयंस की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस जो है जैसे NaOH किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा और एक सॉल्ट बना देगा। Na पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, Zn के साथ जाएगा एंड यहाँ से ये O को भी उठा लेगा। ये क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट बना देगा। क्या बना देगा ये, सोडियम जिंकेट। ओके, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस जब रिएक्ट करते हैं, ये पर्टिकुलर इस रिएक्शन को जरूर लिखना और इसको समझना। नेक्स्ट इज ऑल द मेटल्स डू नॉट। बेटा देखो, सभी सारी मेटल्स नहीं रिएक्ट करते बेस के साथ, कुछ मेटल्स, सम कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं, सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्या करेगा, हमने अभी पहले कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन, तो दोबारा मैं नहीं करवाऊंगी इस चीज को, ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन होता है, मुझे बताओ कि एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। मैंने लिखा ही हुआ है वैसे तो अभी इसमें बताने की तो कोई बात रह ही नहीं गई। सॉल्ट और वाटर मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे। एक काम करो, इसकी एक एग्जाम्पल दे दो
इसकी एक एग्जाम्पल दे दो कि एसिड और बेस रिएक्ट करके कौन सा सॉल्ट और वाटर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल अच्छी सी लिख दो। ओके चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, कोई बात नहीं आराम से बाद में लिख देना इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वही सेम चीज है, ये क्या है एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये भी क्या करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करेंगे। ये बेस है ये एसिड है, मिलके क्या बना देगा सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा। ठीक है सेम वही चीज हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अवतार बदल जाता है उस चीज का, क्योंकि ये क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड है। हम नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं जो क्या होता है एसिडिक होता है, ये एक एसिड का काम कर रहा है, ये तो हमारा है ही बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिलके क्या बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बना देगा। कहां से यहाँ पे कैल्शियम चला जाएगा, यहाँ से कार्बोनेट आ जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, देखो पीएच स्केल क्या होता है, हमने ये तो बता दिया कि इंडिकेट कर रहा है कि ये रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो चुका है, हमें ये तो पता लग चुका है कि एसिड है और ये बेस है, लेकिन इसका एक स्केल भी बनाया गया कि ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक बेस है। ओके तो इस चीज को हम कैसे देखते हैं इन प्योर वाटर के, तो देखो पीएच का मतलब पहले देख लेते हैं, मतलब क्या है, पी का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, पहले हम वहीं पे चलते हैं, वो वाली स्लाइड, चलो पहले इस स्लाइड पे आते हैं। देखो पीएच का पहले मतलब पता होना चाहिए, पी का मतलब क्या होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या पावर, किस चीज की पावर, H डिनोट करता है H पॉजिटिव आयंस को, तो हम क्या देखते हैं H पॉजिटिव आयंस की पावर क्या है, इस चीज में H पॉजिटिव आयंस कितने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को देखा, रुको इन प्योर वाटर इन्होंने H पॉजिटिव आयन को इतनी इज्जत क्यों दी, क्यों H पॉजिटिव आयन के थ्रू ही पीएच स्केल बनाया गया, उस चीज के रीजन को अभी फाइंड आउट करते हैं। प्योर वाटर में कहता क्या होता है H पॉजिटिव होता है एंड OH नेगेटिव होता है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या होती है बिल्कुल इक्वल होती है। कहता है एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन आ जाते हैं क्योंकि एसिडिक होता है, और एसिडिक सोल्यूशन में कहता है एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन तो होते हैं। देखो एसिडिक सोल्यूशन मतलब कि आपके पास सोल्यूशन मतलब वाटर भी होगा, ये दोनों चीजें होंगी, तो यहां से आपके पास क्या आया H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और यहां से आपके पास क्या आया H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो यहां पे क्या चीज हुई है आपके पास दोनों आयंस तो आ चुके हैं, रेशो देखो किस चीज की बढ़ चुकी है, रेशो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस भी हैं उस बीकर में, उस बीकर में OH नेगेटिव आयंस पानी से आए हैं, पानी के थ्रू आए हैं, बट H पॉजिटिव आयंस की रेशो ज्यादा होने की वजह से वहां पे OH नेगेटिव आयन होते हुए भी एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन होने की वजह से हम क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी H पॉजिटिव पे आ गई है अगर वो एसिडिक है। ओके तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एसिडिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर वो OH नेगेटिव आयंस किसके थ्रू आते हैं, पानी में, पानी जब डिसोसिएट होता है उसके बीच से आते हैं OH नेगेटिव आयंस, बट उसमें रेशो किसकी ज्यादा होती है हाइड्रोजन आयंस की। नेक्स्ट इज बेसिक सोल्यूशन, कहता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं, तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा NaOH है आपके पास, साथ में क्या है सोल्यूशन है तो वाटर होगा, यहाँ से Na पॉजिटिव आया, यहाँ से OH नेगेटिव आया, यहाँ से H पॉजिटिव आया, यहाँ से OH नेगेटिव आया। इस चीज में देखो OH नेगेटिव की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। दो बेसिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट होते हैं जो पानी से आते हैं, लेकिन OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है किससे, H पॉजिटिव आयन से। वही चीज इस चीज में लिखी हुई है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, चाहे एसिड सोल्यूशन हो चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, H पॉजिटिव भी दोनों में प्रेजेंट है और OH नेगेटिव भी दोनों में प्रेजेंट है, बट हाइड्रोजन को हम वैसे ही बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं हर जगह। ठीक है हाइड्रोजन जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं तब भी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया, तो हाइड्रोजन हमारा हमेशा मेन टारगेट रहता है, तो यहाँ पे भी इन्होंने हाइड्रोजन को मेन टारगेट ऐसे रख लिया था। तो अ स्केल नोन एज पीएच स्केल ऑन विच इनके पास सिलेक्शन का था कि H पॉजिटिव को सिलेक्ट करें या OH नेगेटिव में, इसमें इन्होंने H पॉजिटिव को सिलेक्ट किया था। ओके इस चीज को अच्छे से देखना। So scale known as pH scale on which the strength of acid solution as well as
बेसिक सोल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो कहता हाइड्रोजन आयन कौन सा, OH नेगेटिव आयन की भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज यूज करी कि नहीं हम तो हाइड्रोजन को ही टारगेट बनाएंगे, ठीक है, वही बकरा बनेगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन को उन्होंने टारगेट बनाया और हाइड्रोजन को लपेटे में लेके क्या कर लिया, पीएच स्केल बना दिया कि भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन देखेंगे कितनी होती है एक चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप बोलो कि आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट, ओके, सो पीएच की अगर वैल्यू 1 होगी तो उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ही ज्यादा होंगे, क्योंकि ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक होगी। अगर आप पीएच स्केल की देखो ना, पीएच स्केल क्या होता है, तो यहाँ पे तो बच्चा नाउ इट्स वर्किंग। सो व्हाट आई वाज सेइंग, आपके पास एक पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल 1 से शुरू होता है एंड 14 तक जाता है आपके पास। यहाँ पे बीच में आ जाता है 7। 7 क्या होता है, जहाँ पे न्यूट्रल चीज है, यहाँ पे चीज बहुत ही ज्यादा एसिडिक है और यहाँ पे चीज बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ऐसे होता है ये पीएच स्केल, यहाँ पे एसिडिक देन न्यूट्रल देन बेसिक, इस तरीके से ये निकलता है। तो जो बहुत चीज एसिडिक है वो यहाँ पे होगी। यहाँ जब बढ़ते जाओगे ना, यहाँ पे जब चलते रहोगे यहाँ से, तो एसिडिटी कम होती रहेगी, आप बेसिक नेचर की तरफ बढ़ते रहोगे। तो बेसिसिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो तो आपको क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो जो चीज इस साइड बैठी है वहां पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए इनवर्सली बोला है नंबर में जितना कम उतनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, नंबर में जितना ज्यादा उतनी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। इसी वजह से हमने क्या बोला कि दे आर व्हाट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर पीएच स्केल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये चीज आपको बता दी है पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट अभी देखते हैं पीएच स्केल में आता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस की, कहता पीएच 7 होती है। अ सब्सटेंस हैविंग पीएच विल हैव नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, जिसकी पीएच 7 है, न्यूट्रल है, उसके आप रेड लिटमस पेपर डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, कोई इंडिकेटर डालोगे, कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी चीज कोई भी इंडिकेटर डालते रहो, क्योंकि वो ना बेस है ना वो एसिड है, वो एक न्यूट्रल चीज है, ना वो एसिड्स की तरफ जा रहा है ना वो बेस की तरफ जा रहा है। और जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच लेस देन 7 होती है, वो इस साइड पे होंगे, बेस दूसरी साइड पे होंगे। तो जो एसिड्स हैं उनकी पीएच जो है लेस देन 7 है, लोअर द पीएच, जितनी पीएच कम होगी द स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितनी पीएच कम है उतनी H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा क्या है, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो बेसिस हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7, जो बेसिस होते हैं उनकी पीएच ज्यादा होती है किससे, 7 से, वो दूसरी साइड होंगे, ठीक है। तो वहां पे जितने ज्यादा उनका नंबर बढ़ता रहेगा, 13 14 की तरफ जाते रहेंगे, तो क्या होगा, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, उतनी ज्यादा क्या होती रहेगी, उसकी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी, उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होता रहेगा। इस चीज को समझ लेना, इस सारे का रिलेशन कहाँ से है। अगर आपको ये चीज पता है कि ये एसिड है, ये न्यूट्रल है और ये क्या है, बेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस चीज को समझ जाओगे तो इसकी क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज, ये स्केल है, इस स्केल में वही चीज बताई हुई है मैंने कि 0 से लेकर यहाँ पे अगर 4 तक जाता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, उसके बाद यहाँ पे जितना जितना न्यूट्रल के पास जा रहे हो उतने वीक एसिड्स होते रहेंगे। देन कमिंग टू, ये चीज पेन चेंज कर लेते हैं, व्हाइट पे कभी भी येलो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, जितना आप न्यूट्रल की तरफ जाते जा रहे हो और न्यूट्रल को पास होके जब आप बेस की तरफ बढ़ते हो, पहले वीक आएगा बेस, देन हमारे पास बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी। तो ये सारी वही चीज है, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इस साइड पे अगर आप इस साइड, you are moving here from here, okay, sorry, from here to here, you're moving from here to here, तब क्या होगा, आपकी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इफ यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू दैट पॉइंट तो आपकी होगी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस चीज को देख लेना।
नेक्स्ट इज, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे लग रहा है, अगर आप एक ही चीज़ को याद रखोगे तो आपको बहुत इजी रह जाएगा कि आपके पास एक स्केल है, ये क्या है, दिस इज़ योर 7, दिस इज़ 14 एंड दिस इज़ 0। तो यहाँ पे क्या करो, ये न्यूट्रल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेस, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद यहाँ पे आते आते ये ये वीक एसिड हो जाएगा और यहाँ पे आते आते ये वीक बेस हो जाएगा। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास आता है ये एनसीईआरटी का एक चार्ट है जिसमें आपको उन्होंने बोला हुआ है कि इसको फिल करो, ठीक है। इस चीज को फिल करना है, तो फिल करने के लिए क्या चीज का आपको यूज करना है, इस चीज का यूज करना है, इस टेबल का यूज करना है। यहाँ पे सभी जो चीजें हैं हमारी डेली लाइफ से काफी लिंक्ड है, तो उनकी एग्जैक्ट पीएच क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी पीएच क्या है, 0, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एसिड है जिसकी पीएच ही 0 है, पीएच 0 हो चुकी है, बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन है। डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो उसकी पीएच 1 तक आ जाएगी। गैस्ट्रिक जूसेस हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक, तो इसकी पीएच 1.4। लेमन जूस आप पीते हो, उसकी क्या होती है 2.5, जो बिल्कुल लेमन होता है उसकी, तभी उसको पानी में मिक्स करके पिया जाता है। फ्रूट्स को तो, सिट्रिक फ्रूट्स, ऑरेंज को तो आप एज इट इज जूस निकाल के पी लेते हो या खा लेते हो, लेकिन लेमन आप एज इट इज उसका जूस निकाल के नहीं पी सकते, आप उसको पानी में मिक्स करते हो, नींबू पानी बनाते हो फिर पीते हो, क्योंकि उसकी पीएच होती है 2.5। देन विनेगर की पीएच होती है 4। विनेगर इज व्हाट, एसिडिक एसिड एंड पानी का कॉम्बिनेशन। टमाटो जूस की पीएच होती है 4.1। और यहाँ पे बताओ मुझे, टमाटो जूस में कौन सा एसिड होता है, मैंने बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था ऑर्गेनिक एसिड्स, और इसमें बताया था टमाटो जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देन कॉफी क्या चीज है, इसका 5 होता है पीएच। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड 6 होता है, मिल्क लैक्टिक एसिड 6.5, प्योर वाटर की पीएच होती है 7। देन सलाइवा बिफोर मील क्या, अभी आपके देखो जब आप डाइजेस्ट करना शुरू करते हो ना, तो क्या होगा, आपके मुंह में आफ्टर मील में सलाइवा में एसिडिटी आ जाएगी ताकि वो खाना आपको पच जाए, ठीक है, च्यू अच्छे से कर पाओ उस चीज को। तो सलाइवा आफ्टर मील इज मोर एसिडिक, पहले वो 7.4 होता है। देन ब्लड जो है उसकी पीएच होती है 7.4। एग्स की पीएच 7.2। टूथपेस्ट बेस में आता है, बेकिंग सोडा, ये सारे बेसिक हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्ट्स में बिल्कुल पढ़ने हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अच्छा ये बात याद रखनी है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा मैंने 10 मिनट कंसेप्ट में अलग से आपको करवाया हुआ है, और आपको ये सारी चीजें ऐप में भी करवाई जाएंगी। ऐप में आपका फ्री बैच लॉन्च हुआ है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो बहुत ही बढ़िया हो चुका है। ये तो सबसे बढ़िया बात हो गई है कि अभी देखो, हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे कि अभी कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ कंफ्यूजन आ गई है, उस चीज को कैसे समझे, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, मैं बीमार थी, सपोज कर लो आप अभी भी किसी टीचर के साथ पढ़ रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो हमारे टाइम में क्या होता था, नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाए, वो जो डाउट्स है वो दिमाग में एज इट इज रह जाते थे। पर अभी क्या है, ऑनलाइन हो चुकी है चीजें, तो आपके तो टीचर ही घर पे आ जाता है आपको पढ़ाने के लिए, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज है। तो उस चीज का फायदा उठाओ और बहुत सारी मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी अपनी मेहनत करो और मिल के हम एकदम से जान लगा देंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स भी लेके आएंगे, नॉलेज भी गेन करेंगे। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना, नॉलेज भी होनी चाहिए, मार्क्स भी होने चाहिए। बट इस टाइम पे आपके लिए मार्क्स ज्यादा जरूरी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका आगे आने वाले 1-2 मंथ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो हम साथ साथ में आपको दे ही रहे हैं, ठीक है, नॉलेज की टेंशन तो नहीं लेनी है आपने। आपको तो एक थाली है जिसमें सब कुछ परोसा जा रहा है, आपको सिर्फ खाना खाना है, आपको खाना बनाना नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है। नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो आप किस चीज की टेंशन ले रहे हो? सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। सो दिस इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि डाइल्यूटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो बिल्कुल ही 14 पे पहुंच जाएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है। तो बच्चा ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको याद करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको कोई भी इसकी पीएच पूछी जा सकती है और मैंने बता दिया इसमें से कौन सी पीएच आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। उसमें एक पिक्चर भी बनी हुई है, वहां पे आपको गैस्ट्रिक जूसेस और ये सभी पीएच के बारे में बताया गया है। तो ये सभी
भी पीएच इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर? मतलब कि यहाँ पे देखो, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। आपको रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर ये तो बता देते थे कि ये चीज एसिड है या बेस है, लेकिन इनकी पीएच कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब भाई कि ये वीक एसिड है या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसे पता लगता था? तो इसके लिए अलग से इंडिकेटर आया। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर आया? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हमें ये भी बता देगा कि आपके पास जो HCl है, जो मिनरल एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग है, जो आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक हैं। तो ये सारा चार्ट जो मैंने अभी ड्रॉ करा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हुआ, राइट? सो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन बाय यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर कॉल्ड, बहुत स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर जिसमें मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिलाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके कलर्स को चेक किया जाता है। हर एक कलर को पीएच वैल्यू असाइन की गई है, उसी पीएच वैल्यू को हम यूज करते हैं कि क्या ये चीज बहुत एसिडिक है या बहुत वीक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एग्जैक्ट उसकी पीएच भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे इसको कलर्स असाइन किए गए। देखो बेटा, न्यूट्रल का कलर जैसे ग्रीन है, ये इधर इधर जाते जाते पर्पल वॉयलेट की तरफ जा रहा है, इधर येलोइश ग्रीन, देन येलो ऑरेंज, देन येलोइश ऑरेंज सा है, देन पिंकिश, देन रेडिश की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजों के कलर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, अगर तो पीएच, अगर आपका पास सपोज कर लो यू हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर विद यू, आपके पास वो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन हो या उसका पेपर हो यूनिवर्सल इंडिकेटर का, आपने उसको कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चीज को आप टेस्ट कर रहे हो उसमें आपने चाहे वो पेपर डिप किया चाहे उस सोल्यूशन को डिप किया, जो भी आपने किया वहां से आप कलर को पहचानो कि अगर आपके पास डार्क रेड कलर आता है तो आपकी पीएच 0 हो जाती है, अगर रेड कलर आता है पीएच 1 है या पीएच 2 होगी, अगर ऑरेंज रेड कलर आता है पीएच 3 है, ऑरेंज कलर आता है पीएच 4 है, ऑरेंज येलो कलर आता है पीएच 5 है, ग्रीनिश येलो आता है पीएच 6 है, ग्रीन आती है पीएच 7 है, एंड देन ऐसे करते हुए ये सारी क्या है, विद कलर्स पीएच की वैल्यूज है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें डिनोट करता है। बच्चे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड इन एसिड। देखो, अगर हमारे पास एक एसिड है तो कहता है एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको कौन रिप्लेस कर दे, एक मेटल रिप्लेस कर दे, मतलब हमारे पास क्या बन जाए बाद में, NaCl बन जाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। मतलब एसिड का जो हाइड्रोजन है उसे कौन रिप्लेस कर देगा, कोई मेटल रिप्लेस कर देगा। अब वो मेटल बेस से भी आ सकता है, कहीं और से भी आ सकता है, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ, 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, पहला पार्ट कौन सा होता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस। सबसे पहले जैसे आपके पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, वैसे हम इसको नॉर्मली सॉल्ट बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में इसका केमिकली तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलेंगे या रॉक सॉल्ट बोलोगे। सॉल्ट सिर्फ नमक नहीं होता, सॉल्ट में बहुत सारी कैटेगरीज आती है, वो हमने कॉमन हटा के अकेला सॉल्ट को पिक कर लिया, ठीक है, और हम आम जनता यही जानती है सॉल्ट मतलब नमक, पर हर सॉल्ट नमक नहीं होता, ठीक है, सॉल्ट बहुत तरह के होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड है, तो बेटा ये जो सोडियम है ये कहाँ से आया है, ये बेस से आया है, और जो क्लोराइड पार्ट है ये कहाँ से आया है, ये एसिड से आया है। कैसे, ये HCl से आया है, ये NaOH से आया है। यही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है, सेकेंड पार्ट ऑफ नेम ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम नेम ऑफ एसिड्स। सो नेक्स्ट इज सॉल्ट्स में आता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं उनको क्लोराइड बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स को सल्फेट बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स को नाइट्रेट बोला जाता है, कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स को कार्बोनेट्स बोला जाता है, उन फैमिलीज की बात कर रहे हैं। एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स को एसिटेट्स बोला जाता है। क्या हो रहा है, एसिटिक एसिटेट, कार्बोनिक कार्बोनेट, नाइट्रिक नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक सल्फेट, देन हाइड्रोक्लोरिक एंड क्लोराइड्स, ठीक है, तो इस चीज को देख लेना। नेक्स्ट आता है आपके पास सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स।
ज्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि नमक, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनकी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। नमक को दिमाग में रख के सोचो, क्योंकि वो आपने डेली लाइफ में देखा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से आप याद कर सकते हो, ठीक है। नमक जो है सॉल्यूबल हो जाता है, तो सारे सॉल्ट सॉल्यूबल होते होंगे। देन सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा सॉल्ट कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl है, दैट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि वो किस में एसोसिएट हो जाता है? N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयन्स ही तो होने बहुत जरूरी है, अगर वो चीज है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही जाएगी। नेक्स्ट इज pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन क्या होती है? देखो बेटा, कायदे से तो क्या होना चाहिए? pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन 7 होनी चाहिए, जितना एसिड है उतना बेस है, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं? एसिडिक और बेसिक भी हो सकते हैं नेचर में। तो हम उन्हीं की बात करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, तो ये क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट है। उसके बाद आता है आपके पास एक्वस सोल्यूशन, वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है, मतलब NH4Cl जो है आपके पास, वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आपके पास क्या होता है? एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। ये क्या है? एक बेसिक सॉल्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इन सभी चीजों को। ये बेस है, ये एसिडिक है, एंड ये क्या है? न्यूट्रल है। इन दिनों चीजों को देख लेना ध्यान से, क्यों ये बेस होता है, क्यों ये एसिड होता है। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा? एसिड इसीलिए होगा, एसिडिक सॉल्ट किस लिए होगा? क्योंकि इसमें एसिडिटी, एसिडिक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है। इस चीज को मैं तुम्हें ध्यान से समझाती हूँ। देखो NH4OH प्लस HCl, इससे क्या बना है आपका? NH4Cl बना है, ठीक है। NH4OH प्लस HCl। NH4H क्या है? वीक बेस होता है, और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा इसीलिए ये चीज स्ट्रॉन्ग एसिड में आती है। ये एसिडिक इसीलिए होती है क्योंकि ये जिस चीज से बना है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है। तो एसिडिक नेचर इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड से आती है। बेस अपनी नेचर को दे ही नहीं पाया क्योंकि वो कमजोर है। वही सेम चीज कहाँ पे आती है? Na2CO3। ये किस चीज से बना होता है? ये बना होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से एंड वीक एसिड से। इस वजह से ये बेसिक होता है नेचर में। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है pH, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड, वही सेम चीज जो मैंने बताई, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की क्या होती है? न्यूट्रल होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे और एक दूसरे को मार देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ पे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और वो कर देगा उस पूरे सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा। ये वही चीज लिखी हुई है मैंने कि NH4 जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4OH से बना होता है। दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देन देयर कम्स वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस किससे बने होते हैं? वो बेसिक सोल्यूशन बना देते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, तो ये किस चीज से बना होगा? तो ये किस चीज से बना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा एंड वीक एसिड। ये कौन सा एसिड है? ये कौन सा एसिड है? बहुत बार बताया मैंने ये वाला एसिड। ये कोक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोक बॉटल इन सब में प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? H2CO3। इसका नाम क्या है इस एसिड का? ये एक वीक एसिड होता है। इकलौता क्या है? ये मिनरल एसिड है जो वीक है। मिनरल एसिड तो है, HCl भी मिनरल एसिड है, लेकिन ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो ये बेसिक नेचर दे देगा उस सोल्यूशन को। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? pH इन एवरीडे लाइफ, उसके लिए अलग से कंसेप्ट बना है 10 मिनट्स का, उस चीज को आराम से पढ़ना, बहुत बढ़िया उस चीज को बनाया है। देन आपके पास डिफरेंट जितने भी सॉल्ट्स है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सभी के एक अलग अलग करके मैंने कंसेप्ट वीडियोस बनाए हैं, ताकि जल्दी में ऐसा ना हो कि मैं आपको सही तरीके से वो चीज ना करवा पाऊं। अभी के लिए आप इस चीज को समझो, उसको अलग से समझना, ठीक है। धीरे धीरे वो अपलोड हो जाएंगे। तो एनी प्रॉब्लम you can comment here and I'll definitely reply you. Thank you so much. Keep learning, keep smiling. Have a great day.